बच्चों आज हम विलेन चैप्टर में पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं और वो किस किस बात पर निर्भर करते हैं? तो अणुसंख्य गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जिसमें कोई जो समांगी मिश्रण है उसमें जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं। ठीक है, अगर विलेय की मात्रा हम बढ़ा देंगे तो उन गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेय की मात्रा घटा देंगे तो उन गुणों पर क्या प्रभाव। ऐसे गुण जो विलेय की मात्रा बढ़ाने या घटाने से प्रभावित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार प्रकार की होती हैं। एक हमने पढ़ ली रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दूसरा आज हम दूसरा भी एक और है दूसरी जिसको बोलते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर, वो भी हम खत्म कर चुके। तो दो रह गई, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एक क्वथनांक उन्नयन हमको पढ़ना है और एक हिमांक अवनमन हमको पढ़ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में क्वथनांक उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, तो हम ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम समझना चाह रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए देखिए हमने पिछले काल में ये प्रूव कर चुके थे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के, मोल प्रवाह के। ठीक है, किसके? सॉलिड के। सॉलिड मतलब विलेय के। विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब विलेय के मोल प्रवाह पर डिपेंड करता है आपका वेपर प्रेशर में किस अनुपात में वृद्धि होगी, किस अनुपात में कमी होगी। ओके, अब ये इसको हम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर हमारा आया था डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी जहाँ पर क्या है हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओके, तो डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे किसी समांगी विलेय के वे गुण जो निर्भर करते हैं विलेय की मात्रा पर। ठीक है, किसी समांगी विलयन के वे गुण। समांगी विलयन मैंने बोला था, विलयन जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था विलयन के प्रकार में कि विलयन दो प्रकार का होता है, समांगी विलयन, एक विसमांगी विलयन। समांगी जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी चीज का नाम जो रखा जाता है उसके नाम रखने की वजह होती है। तो इसमें नाम रखने की वजह समांगी, अगर समांगी शब्द को आप थोड़ा सा खींच दें तो समांगी जिसका प्रत्येक अंग क्या होता है? समान। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे हमारा जब नमक को आप जल में डालते हैं तो शुरू में आपको नमक के दाने दिखाई देते हैं उस ग्लास में, बट आप इसको घोल देते हैं तो ना आप उनमें ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि नमक का मॉलिक्यूल कौन सा है और जल का कौन सा है। ठीक है, तो आपको पूरा जल जल सा दिखाई देता है। तो इसका इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं 2000 होमोजेनियस सॉल्यूशंस, मतलब समांगी विलयन कहलाते हैं। और ऐसे जैसे हम रेत लें और जल लें, उनको मिला दें तो आपको रेत का कण अलग दिखता है, जल आपको अलग दिखता है। दीज आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, मतलब विषमांगी विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे समांगी विलयन या ऐसे गुण किसी समांगी विलयन के वे गुण, किसी समांगी विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है, उसकी नेचर कैसी है उससे मतलब नहीं है, वो उसकी मात्रा पर, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, देन उस पर वो डिपेंड करेंगे, उसकी प्रकृति नेचर पर नहीं। ठीक है, तो इसको हमने अलग से क्या कहलाते हैं? उसके अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव, दोज आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रॉपर्टी which does not depend on the nature of solute but depends on the quantity of solute, those are called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो नोट में हम ये कर लिख सकते हैं याद रखने के लिए, विलय की प्रकृति कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, विलय की प्रकृति कैसी होती है उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलय की मात्रा प्रभावित करती है कॉलिगेटिव प्रकृति को।
जबकि विलायक की प्रकृति कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, प्रभावित करती है, सॉल्वेंट की प्रभावित करेगी, सॉल्यूट की नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला 4 टाइप की हमको पढ़नी है। पहला रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हम खत्म कर चुके हैं, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। और एलिवेशन इन बीपी एंड डिप्रेशन इन एफपी, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफपी और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन, इसे बोलते हैं हिमांक अवनमन। ओके, तो हम पहला आज हम यहाँ पढ़ने की डिस्कस करेंगे क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। ओके, तो क्वथनांक उन्नयन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक किसे कहते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में, अब ये एयर्थ की बात है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक ये नामे रचने में पता चल जाता है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी द्रव, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक। अब 25 नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरे का ताप जिसको बोलते हैं, उस पर मान लीजिए इसके अणु जो होते हैं वो वाष्पित होते हैं, या पहले ये 25 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है, तो इसके जो द्रव के अणु है मान लीजिए, तो ये द्रव के अणु आप जानते हैं गतिशील होते हैं, गति करेंगे, तो इनको गति करने को इसमें क्या है, जगह है, ठीक है। अभी गति करने को जगह है, तो ये सब गति करते हुए इधर इधर बर्तन की साइड में बर्तन की दीवार टकरा के वापस आ जाएंगे, और जब ये द्रव की सतह पे जाके टकराएंगे तो कुछ अणु जो है वो इसको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको, अब कुछ द्रव ऐसे जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जा चले जाएंगे, बट कुछ ऐसे हैं जिनको 25 पे नहीं जाएंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं, उसको जाने के लिए बाहर से क्या कर रहा है, वायुमंडल इनके क्या कर रहा है, दाब डाल रहा है, ठीक है। अब वायुमंडल इनके दाब डाल रहा है, जो कि होता है 1 atm, ठीक। तो जब दाब डाल रहा है, तो इसका जो, ये जो अणु के द्वारा इन पे दाब डाला जा सकता है वो होता है वाष्प दाब। द्रव के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज वाष्प दाब, और वायुमंडल के द्वारा इस पर जो दाब डाला जाता है वो होता है वायुमंडलीय दाब। तो जब आप इसको ताप देंगे, जब आप इसको ताप देंगे तो नेचुरल बात है कि ये अणु नीचे के अणु है वो ऊर्जा को लेकर ऊपर पहुंचेंगे, तो अपना जगह खाली करना है, तो ऊपर वाला अणु नीचे आ जाएगा, वो ऊर्जा लेगा और ऊपर जाएगा। दैट मीन्स ये जो है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़, आपने देखा होगा चाय बनाते समय आप भगवान उसको जो बर्तन है उसको आप ध्यान से देखोगे, नीचे से अणु ऊपर को आते हैं, पहले धीरे धीरे आते हैं, तेज, फिर बहुत तेजी से आते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अब इनका बनने जो बात है, क्योंकि
पहले के मुकाबले अब अणु जो है वो सतह तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। तो जब ज़्यादा पहुंच पाएंगे तो उनका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप इसको ताप दिए पड़े तो ये वाष्प दाब बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और इतना बढ़ जाएगा वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब तक ये वायुमंडलीय दाब का मान ज़्यादा रहेगा तब तक ये अणु इसकी सतह को छोड़ के वायुमंडल में नहीं जा पाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर भी आप ताप दिए पड़े तो उस कंडीशन में ये अणु इसको सतह को छोड़ के वायुमंडल में चले जाएंगे। कब, जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का मान बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। समझ रहे हैं आप? वह यानी डायग्राम से या डेफिनेशन खुद लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वह ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए जो जल है, जल का क्वथनांक सारे सब लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स कि हमको इसको इतना ताप देते हैं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम ये कह सकते हैं कि जल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और वो जल का क्या है, क्वथनांक, दैट इज द बीपी ऑफ वाटर। कौन, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो और मजे की बात ये, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक द्रव का क्वथनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। किसी भी लिक्विड को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप उसका क्या निकाल लीजिए, बीपी निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जिसमें देख लीजिए किस द्रव का क्वथनांक कितना है, बीपी कितना है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। बट कंडीशन की लिक्विड जो है वो प्योर होना चाहिए। तो ये क्वथनांक की डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब हम क्वथनांक उन्नयन को समझना चाह रहे हैं, तो क्वथनांक उन्नयन को इसी में समझ ले रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसी से। मैं क्वथनांक उन्नयन को इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन थी, जब आपका विलायक जल जो था आपका शुद्ध था, उसमें हमने उसका क्वथनांक निकाला था। अब मैं इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला देता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कर, मैंने कोई विलेय पदार्थ इसमें मिला दिया। ये विलेय पदार्थ के अणु है, ये विलेय पदार्थ के अणु। ठीक है। अब ये विलेय पदार्थ के अणु क्या करेंगे, वो खाली स्थानों में आ जाएंगे, जल के जो अंतराणु के स्थान है उनमें आ जाएंगे। तो अब क्या था, जो अणु जब ये नहीं था तो ये अणु जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक गति करने को स्वतंत्र था। अभी ये यहाँ से जाएगा तो बीच में ये अणु आ जाएगा। तो अब ये सतह तक पहुँचने की जो दर है वो किसकी हुई, शुद्ध विलायक के अणुओं की सतह तक पहुँचने की दर क्या हुई, कम। क्योंकि जो रिक्त स्थान थे उनमें अब क्या आ गया, आपका विलेय के अणु आ गए। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको बाधित कर रहे हैं या उसको इंटरफेयर कर रहे हैं सतह तक पहुँचने के लिए। तो इसके मार्फत आपको क्या करना पड़ेगा, अब पहले से ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रही थी, वो अब नेचुरल बात है 100 से आपको टेम्परेचर ज़्यादा ही देना पड़ेगा। क्योंकि ये अणु जो है उन अणु को जो सीधे 100 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पर वाष्प दाब को क्रिएट कर पा रहे थे वायुमंडलीय दाब के बराबर, अब वो अणु के बीच में आ रहे हैं तो वो उनको आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब आपको उनको सतह तक ले जाने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो आपका क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं पहले का इसका जो ताप था वो क्या था, T1, क्वथनांक था T1 शुद्ध विलायक का। और आपने विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने के बाद इसका जो ताप बढ़ा वो हो गया T2। ठीक है, ये शुद्ध का था। ठीक है। और हमने जब विलेय पदार्थ मिला दिया तो हो गया T2। क्या बन गया, विलेय मिला दो तो पहले बन जाएगा, तो विलेय का आपका क्या होगा, T2। तो नेचुरल बात है, मान लीजिए वो 125 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपसे पूछे क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे, 125 में से जल का 100 हटाओगे। तो अगर आपको तापांतर निकालना है या क्वथनांक
क्वथनांक उन्नयन निकालना है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस, तो यही क्या है आपका क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं किसी शुद्ध विलायक में जब आप विलेय पदार्थ मिला देते हो और विलेय पदार्थ मिलाने के उपरांत उसके अंदर जो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है वो ही आपकी क्या कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं, इसको हटा लेंगे। क्वथनांक उन्नयन किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो क्वथनांक वृद्धि होती है क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। माना किसी विलायक की शुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था का क्वथनांक T1 व विलेय मिलाने के उपरांत T2 हो जाता है, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा T बराबर हो जाएगा T2 माइनस T। ओके, अब इसी चीज को हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे ये ग्राफ है, इस पर मैं इसको टेम्परेचर का मान लेता हूँ, इसको मैं प्रेशर का बना देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर, और यहाँ पर कहीं पे हमारा ताप है की लाइन है। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको क्या किया, ये वाष्पदाब है आपका, और इसको हमने यहाँ से मान लीजिए इस बिंदु से इसको बढ़ाना शुरू किया, तो अब यहाँ से जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये निरंतर ऊपर को बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जहाँ पर जाके ये एक एटीएम की लाइन को काटेगा, यही आपका क्या होगा T1। ठीक है, अब आपने इसमें क्या कर दिया, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, तो हम समझ चुके हैं कि विलेय पदार्थ मिलाने में क्या होता है, वाष्पदाब में क्या आती है, कमी। ठीक है, और वाष्पदाब में कमी आएगी तो हमने मान ली वो नीचे यहाँ से,
तो अब ये ग्राफ को जब आप बढ़ाओगे और इसकी लाइन में भी यहाँ से एक लाइन डाल देंगे इसीलिए, तो आपको ये जो मिलेगा ये आपका क्या हो जाएगा टीपा, ठीक है। और इसकी जो लाइन आप इसको बढ़ाओगे तो ये कहाँ जहाँ पे आप ये काटेगा उससे जो लाइन डालोगे तो आपका क्या होगा T2, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जब तुम निकालोगे ये यही तुम्हारा क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैसे निकलेगा, जो अभी मैंने बताया डेल्टा टी निकलेगा, डेल्टा टी कैसे निकलेगा T2 माइनस टी, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके कि ताप वृद्धि जो हमारी है वो किसके समानुपाती है, डेल्टा टी समानुपाती है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन जो है डेल्टा टी किसके मोल फ्रैक्शन की वजह से हमारे विलयन की क्या होती है, विलयन की सांद्रता इफेक्ट होती है। तो ये किसके बराबर है, मान लीजिए आपका सॉल्यूट के। जब आप किसी भी चीज को ब्रेकर में बड़ी लिख देते हो तो ये क्या माना जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है, उस चीज की सांद्रता को व्यक्त करता है, ठीक है। अब सॉल्यूट की जो मोल प्रवाह है उनकी क्या है, ये समानुपाती है, ठीक। आप डेल्टा टी समानुपाती के बराबर का चिन्ह लोगे तो एक नियतांक लेते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान, ठीक। अब सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ओके। अब तो ये हो गया, इसको सक्रिय द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं, मतलब किसी एक पदार्थ है उसका सक्रिय द्रव्यमान डिनोट करना तो हो जाएगा मोल की संख्या n अपॉन v in लीटर, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान को हम कोष्टक में लिख के व्यक्त करते हैं, जैसे क्लोरीन का सक्रिय द्रव्यमान लिखना है तो हम क्लोरीन को किसमें लिख देंगे, कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिख देंगे हम। अब ये आप देखो मोलर सांद्रता ही है, मोलों की संख्या बढ़ते हैं आयतन लीटर में, इसको मोलर सांद्रता भी बोल सकते हो। तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो जो ताप वृद्धि है वो हमारी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करेगी। जितना ज़्यादा सॉल्यूट बढ़ा दोगे वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा और क्वथनांक भी उतनी ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो हम समानुपाती कर सकते हैं इसके। तो जब हमने समानुपाती किसी तरह बराबर से नियतांक किया तो ये मोलर घूर्णन स्थिरांक होता है, ये के भी हमारा होता है मोलर या इसको पहले यहाँ से समानुपाती ये। अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती होगी, ठीक है। जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी वो जो टेम्परेचर के साथ बदलती रहेगी। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी ली डेल्टा टी समानुपाती स्मॉल है, मोलैरिटी जिसको बोलते हैं, स्मॉल है बराबर क्या होती है, मोललता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। अब वो मोललता जब ली तो अब यहाँ पर हम करेंगे डेल्टा टी समानुपाती का चिन्ह होगा तो के बी इंटू एन, ठीक है। अब के बी यहाँ पर जो है आपका वो है मोलर का लिए तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंग्लिश में बोलेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम मोलरता का जो फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं बिगिनिंग में चैप्टर के, उसको हम प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमारे एक नया फॉर्मूला हमको मिलेगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो चाहे इसकी क्वेश्चंस बना सकते हो आप, एक
हम जानते हैं वी नो है। मोलरिटी जो होती है वो बराबर होती है मोलों की संख्या अपॉन विलायक का सॉल्वेंट का किलोग्राम में भार, ठीक होती है मोलों की संख्या। ठीक है, तो आप इसको इसमें कर लीजिए, ये क्वेश्चन कर दीजिए साफ। तो समीकरण 7 व 6 से आपको डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एन अपॉन डब्ल्यू के जी। ठीक है जी, ये इसकी इस स्मॉल एम की जगह हमने ये वाली चीज रख दी। ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला। अब चूंकि हम जानते हैं एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एन, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो अब ये समीकरण 8 ये 9, तो समीकरण 9 व 8 से, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आप ले सब दीजिए डेल्टा टी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम टू डब्ल्यू इंटू के जी। ठीक है, अब बॉक्स में ये यहाँ पे 1000 है तो ये किलोग्राम में है, अगर इसको ग्राम में कर दो तो वहाँ आपका 1000 हो जाएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू इन ग्राम एंड इंटू 1000। ये फार्मूला है यहाँ से ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आपको ताप वृद्धि निकलवाता है, सॉरी डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आपका क्वथनांक का ये डेरिवेशन आपका प्रूव होगा।